Hello everyone. So today we are going to study the unit 2 of BHIC 113 History of India 8. ठीक है, यहाँ पे हम लोग 1857 के रिबेलियन के बाद से इंडिपेंडेंस तक की कहानियों को जानेंगे. ठीक है, घटनाओं को जानेंगे. तो दिस इज द कवर पेज ऑफ द चैप्टर सब्जेक्ट सो दैट यू गाइज डू नॉट गेट कंफ्यूज कि यू आर स्टडिंग द राइट थिंग और नॉट. ठीक है, तो हम लोगों को यहाँ पे टोटल 21 यूनिट्स पढ़ने हैं. हम लोग आज दूसरे यूनिट को पढ़ने वाले हैं. दिस इज द कंटेंट ऑफ यूनिट 2. इतनी सारी चीज़ें हम लोगों को यूनिट 2 में पढ़नी है. एंड द नेम ऑफ यूनिट 2 इज सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स इन 19th सेंचुरी इंडिया. ठीक है, कीवर्ड्स देखते हैं. रिवाइवलिज्म का मतलब होता है चीज़ों को दोबारा से स्थापित करने की कोशिश करना, ग्लोरीफाई पास्ट की तरफ जाने की कोशिश करना और रिवाइव करना. ठीक है, रेट्रोग्रेसिव का मतलब होता है पिछड़ा, बैकवर्ड. सती, ठीक है, सती एक ऐसा कस्टम होता था व्हेन द विडोज हैव टू बी बर्न्ड विथ द हस्बैंड ऑन हर फ्यूनरल पायर. मतलब कि वाइफ हस्बैंड के साथ विडो को भी, मतलब उनकी वाइफ को भी उनका भी फ्यूनरल कर दिया जाता था. तो दैट वाज अ वेरी रॉन्ग कस्टम. आइडल्टरी का मतलब होता है मूर्ति पूजा करना. पॉलीथेइज्म का मतलब होता है एक से ज्यादा भगवानों पर विश्वास रखना. इन्फेंटिसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ एन इन्फेंट चाइल्ड, मतलब कि एक नवजात शिशु की हत्या करना. द कंसेंट बिल एक ऐसा बिल था जो ये कहता था कि 12 साल से कम उम्र की लड़कियों की शादी नहीं हो सकती है. ठीक है, लेकिन इसका जो विरोध है ये कांग्रेसमैन ने किया था, जैसे कि मतलब बहुत सारे लोगों ने किया था, जिसमें से एक तिलक, बाल गंगाधर तिलक भी थे. मोनोथेइज्म का मतलब होता है बिलीफ इन वन गॉड एंड अ कस्टम, जहाँ पे कुछ सोसाइटी में विमेन जो हैं वो एक से ज़्यादा हस्बैंड से शादी कर सकती हैं. नाउ जिहाद एक तरह का रिलीजियस वॉर होता है. ट्रिनिटेरियनिज्म, बिलीफ इन द क्रिश्चियन ट्रिनिटी, मतलब कि क्रिश्चियनिटी में एक बिलीफ होता है जहाँ पे यूनियन ऑफ फादर, सन एंड होली स्पिरिट इन वन गॉड. ठीक है, नाउ इंट्रोडक्शन देखते हैं. द कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया बाय द ब्रिटिश ड्यूरिंग द 18th and 19th century exposed some serious weaknesses and drawbacks of Indian social institution. ठीक है, तो जब 18th और 19th सेंचुरी में ब्रिटिशर्स जो हैं वो अपना एक्सपेंशन कर रहे थे इंडिया में, वो लोगों की वजह से कुछ सीरियस इश्यूज जो हैं वो इंडियन सोसाइटी के बारे में निकल करके आते हैं. ठीक है, आप मन में सोच सकते हो कि यहाँ पे किन इश्यूज की बात हो रही होगी, एक बार सोच के देखना. ठीक है, आगे तो हम लोग पढ़ेंगे ही. तो as a consequence, several individual and movements sought to bring about changes in social and religious practices with a view to reforming and revitalizing society. अब इसके रिजल्ट में क्या होता है कि बहुत सारे लोग सामने आते हैं और चाहते हैं कि सोशल और रिलीजियस प्रैक्टिसेस जो हैं उसमें रिफॉर्म्स आएँ, उनको फिर से रिवाइव किया जा सके. These efforts collectively known as the Renaissance were complex social phenomena. तो इसी कलेक्टिव एफर्ट को क्या कहा जाता है? रेनेसांस कहा जाता है. इट इज इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट दिस फेनोमेनन अकर्ड व्हेन इंडिया वाज अंडर द कॉलोनियल डोमिनेंस ऑफ द ब्रिटिश. तो इस चीज़ को हम लोगों को नोट करना चाहिए कि ये चीज़ें कब शुरू होती हैं, जब ब्रिटिश जो है वो भारत पे रूल कर रहे थे. ठीक है, उनका डोमिनेंस था. द नीड फॉर रिफॉर्म, क्या ज़रूरत थी रिफॉर्म की? The socio-religious reform movement in 19th century India arose from complex historical forces. ठीक है, तो जो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट है वो 19th सेंचुरी में इंडिया में उदय होते हैं, और इसका जो संबंध है ये कॉम्प्लेक्स इतिहास से जुड़ा हुआ था. Historians have debated whether these reforms were mainly the result of Western impact through English education, literature, Christianity, Oriental studies, and European science, or whether they were primarily a response to colonial intervention. ठीक है, नाउ हिस्टोरियंस जो हैं वो अक्सर इस बारे में बात करते हैं कि ये जो रिफॉर्म्स शुरू हुए ये क्यों शुरू हुए. क्या ये वेस्टर्न इम्पैक्ट का रिजल्ट थे, मतलब कि जो इंग्लिश एजुकेशन हो रहा था, उनका जो लिटरेचर हमारे बीच फैल रहा था, क्रिश्चियनिटी और ओरिएंटल स्टडीज़ जो हो रही थी ब्रिटिशर्स के थ्रू, या यूरोपियन साइंस का ये असर था कि ये रिफॉर्म्स शुरू हुए, या फिर ये रिफॉर्म्स इसलिए शुरू हुए क्योंकि कॉलोनियल इंटरवेंशन का रिस्पांस देना था भारतीयों को. ठीक है, अर्ली स्कॉलर्स लाइक J.N. Farquhar and Charles Hemmetseth
emphasize the influence of the West। ठीक है, तो ये जैसे जेन है और चार्ल्स हैं, ये लोग क्या करते हैं, कहते हैं कि ये जो रिफॉर्म शुरू हुए हैं ये रिफॉर्म्स वेस्ट के इंटरवेंशन की वजह से ही शुरू हुए हैं, वेस्टर्न इम्पैक्ट ही है। हाईलाइटिंग बोथ रिफॉर्मिस्ट आइडियाज एंड मेथड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वर बोरोड फ्रॉम यूरोप। ठीक है, और हाईलाइट करते हैं ये लोग कि जो भी रिफॉर्मिस्ट आइडियाज थे, मतलब जैसे कि कुछ मान लो इंडियन रिफॉर्मर्स भी हैं जैसे राजा राम मोहन राय, तो उनके आइडियाज़ को लेकर के ये कह रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो उनका जो आइडिया है और जो ऑर्गेनाइजेशन है वो यूरोप से बोरो किया हुआ है। हाउएवर हिस्टोरियंस सच एज सुशोभन सरकार आर्ग्यूड दैट colonial dominance acted more as a hindrance than a help in Indians regeneration। तो जो शोभन जैसे हिस्टोरियंस है वो कहते हैं कि जो कॉलोनियल डोमिनेंस था वो ज़्यादा से ज़्यादा बाधा के रूप में, मतलब कि एक ऑब्स्ट्रक्शन से ज़्यादा और कुछ भी नहीं था इंडिया की रीजनरेशन में। Reform movements must therefore be understood as response to challenges posed by colonial rule rather than as simple imitation of Western models। ठीक है, तो रिफॉर्म्स को ऐसे देखना चाहिए कि ये रिस्पॉन्स में हो रहे थे, ये जो रिफॉर्म्स चल रहे थे, ये जो आइडियाज़ निकल के आ रहे थे कि इसलिए आ रहे थे क्योंकि वेस्टर्न कॉलोनियल रूल से बहुत सारी चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे थे और उन्हीं का रिस्पॉन्स था ये सारा चेंजेस, rather than simply इसको ये कह दो कि वेस्टर्न मॉडल फॉलो किया जा रहा था। ठीक है, they reflected the aspirations of newly emerging middle class in colonial India and were closely tied to the growth of anti-colonial consciousness। ठीक है, वो रिफ्लेक्ट करते हैं, कौन रिफ्लेक्ट करते हैं, सुशोभन सरकार जो है वो रिफ्लेक्ट करते हैं कि ये जो एस्पिरेशन था वो मिडिल क्लास के ऊपर, मतलब मिडिल क्लास के बीच में जो इंडिया में उदय हो रहा था उनके बीच में ये आइडियाज़ निकल के आ रहे थे, जहाँ पे इनका जो टाइज था वो क्लोजली टाइड था इस चीज़ से कि उनको एंटी कॉलोनियल कॉन्शियसनेस थी, मतलब उनको पता था कि हम लोगों को कॉलोनियल रूल से आज़ाद होना है। एट द सेम टाइम, और इसी सेम समय पे ये जो मूवमेंट्स थे इनकॉर्पोरेटेड एलिमेंट्स ऑफ रिवाइवलिज्म, और इन्हीं मूवमेंट्स ने रिवाइवलिज्म मतलब कि जो पुरानी ग्लोरी थी इंडिया की उसको वापस लाने की कोशिश शुरू करी। ठीक है, सीकिंग लेजिटिमेसी इन इंडियाज पास्ट एंड डिफेंडिंग इंडियाज कल्चरल ट्रेडिशन। और इन्होंने क्या किया कि इंडिया की जो लेजिटिमेसी थी पास्ट की उसको डिफेंड करने की कोशिश की और इंडियन कल्चर को जिस तरह से जो चलता आ रहा था उस तरह से चलाने की कोशिश की। वाइल दिस इम्पार्टेड अ समवॉट कंजर्वेटिव टोन। ये सुनना मतलब कि ये जो सेंटेंसेस हैं, ये जो बातें हैं, ये सुन करके थोड़ा सा कंजर्वेटिव टोन, मतलब कि कंजर्वेटिव लोग कैसे होते हैं कि वो लोग अपने आइडियोलॉजी को चेंज नहीं करना चाहते, तो ये सुन करके थोड़ा लग सकता है कि ये कंजर्वेटिव टोन रिफ्लेक्ट कर रहा है। The movement ultimately contributed to cultural confidence, identity formation, social rejuvenation in the face of colonial subjugation। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या होता है कि जो मूवमेंट्स हैं उनकी वजह से कल्चरल कॉन्फिडेंस आता है, आइडेंटिटी फॉर्म होती है और सोशल रिजुविनेशन भी होता है। ठीक है, रिफॉर्म मूवमेंट्स देखते हैं। द अर्लीस्ट एक्सप्रेशन ऑफ सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म इन इंडिया बिगन इन बंगाल अंडर राजा राम मोहन रॉय, हु फाउंडेड द आत्मीय सभा एंड लेटर ब्रह्मो समाज। ठीक है, देखो ये आत्मीय सभा और ब्रह्मो समाज खुद में ये एक बहुत बड़ी स्थापना है जो राजा राम मोहन राय ने की है। बाय द वे, द होल लाइफ स्टोरी ऑफ राजा राम मोहन राय इज कवर्ड इन वन ऑफ माई वीडियोज़ एंड द लिंक इज पिन्ड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन गो एंड चेक इट आउट। ठीक है, वहाँ पे आप आत्मीय सभा, ब्रह्मो समाज, इन सब के बारे में थोड़ा और एक्सप्लेनेटरी ढंग से समझ पाओगे। तो ये कहा भी जाता है और ये सत्य भी है कि बंगाल में ही रेनेसांस शुरू हुआ भारत का। तो क्या होता है कि जो सबसे पहला अर्लीस्ट एक्सप्रेशन ऑफ सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म, मतलब कि जहाँ पे रिलीजन और सोसाइटी को बदलने की कोशिश की जा रही थी, वो चीज़ें सबसे पहले कहाँ शुरू होती हैं, वो चीज़ें सबसे पहले बंगाल में शुरू होती हैं, जहाँ पे राजा राम मोहन राय इसको लीड कर रहे होते हैं और ये कुछ सभाएं बनाते हैं, जैसे कि आत्मीय सभा हो गई, ब्रह्मो समाज की सभा हो गई। ठीक है, नाउ द रिफॉर्मिस्ट स्पिरिट देन स्प्रेड टू अदर रीजन्स। अब जो ये रिफॉर्मिस्ट स्पिरिट थी बंगाल की वो अलग अलग जगह पे फैलने लगती है। द परमहंस मंडली एंड प्रार्थना समाज इन महाराष्ट्र एंड द आर्य समाज इन पंजाब एंड नॉर्दर्न इंडिया एज वेल एज वेरियस रीजनल एंड कास्ट बेस्ड इनिशिएटिव सच एज कायस्थ सभा, सरीन सभा, सत्य शोधक समाज एंड श्री नारायण धर्मा
परिपालन सभा केरला। ठीक है, देखो इतने सारे जो सभाज हैं, इतनी सारी जो मंडलीज हैं, ये इंडिया के अलग अलग जगहों पे उदय होने लगती हैं। जैसे ये महाराष्ट्र में हो गया, ये यूपी में हो गया, ये केरला में हो गया। ठीक है, पैरेलल मूवमेंट्स जो हैं वो भी चलने शुरू होते हैं, जहाँ पे कम्युनिटीज़ जो हैं जैसे कि अहमदिया कम्युनिटी, अलीगढ़ मूवमेंट्स और सिंह सभा और रेहुनमई माजदयासन सभा, पारसीज की जो सभा थी, ये सारी सभाएं भी शुरू होती हैं। की फीचर्स क्या थे इन मूवमेंट्स के? ठीक है, तो रिलीजन लिमिटेशंस थी, मोस्ट रिमेन कॉन्फाइंड टू स्पेसिफिक रीजन डिस्पाइट हैविंग ब्रांचेस एल्सवेयर। तो ज़्यादातर जो ये सभाएं थी ये एक रीजन में ही सीमित रही। जैसे कि अगर हम लोग बंगाल के बंगाल के ब्रह्मो समाज और आत्मीय सभा की बात करें तो ये कुछ हद तक बंगाल तक ही सीमित रहा। ऐसा नहीं है कि ये केरला तक पहुंच गया, इसका आइडिया ज़रूर पहुंचा, बट एग्जैक्टली वो चीज़ वहाँ नहीं पहुंची, वहाँ इसको दूसरे तरीके से अडॉप्ट किया गया। तो ये कहा जा सकता है कि एक रीजन तक ये स्पेसिफिक रहा, कन्फाइंड रहा, डिस्पाइट इसकी जो ब्रांचेस थी वो अलग अलग जगह पे जरूर थी। कम्युनिटी बेस्ड फोकस में देखते हैं कि मूवमेंट्स वर जनरली लिंक्ड टू अ पर्टिकुलर रिलीजन और कास्ट। तो जो कुछ भी मूवमेंट्स शुरू हो रहे थे मे बी वो किसी एक ही समाज को लेकर के लिंक हुआ करते थे। डिफरेंट टाइम फ्रेम्स, दे अरोज एट डिफरेंट पीरियड्स अक्रॉस द सेंचुरी। और ये ऐसा नहीं है कि 1800 में ही शुरू हुआ तो केरला में भी, बंगाल में भी, यूपी में भी, सारे जगहों में एक टाइम पे ये काम चल रहा था। नहीं, टाइम फ्रेम जो है वो सबका अलग अलग रहा। जैसे कि सबसे पहले शुरू होता है बंगाल में और सबसे बाद में शुरू होता है कहाँ? केरला में। इन डिफरेंसेस के अलावा, इन डिफरेंसेस के बावजूद भी उनकी जो आइडियोलॉजी थी वो कॉमन थी, उनका एम बिल्कुल कॉमन था। सोशल रीजनरेशन चाहिए था उनको, एजुकेशनल रिफॉर्म करना था, कल्चरल रिन्यूअल चाहिए था, और ये जो मेथड्स थे वो वैरी करते थे उनके कि किस तरह से वो इन चीज़ों को अचीव करना चाह रहे हैं। Scope of reformers. The reform movement of 19th century in India were socio-religious rather than purely religious. ठीक है, देखो जो रिफॉर्म मूवमेंट्स होते थे 19th सेंचुरी में वो सोशियो रिलीजियस थे। ज़्यादातर ऐसा नहीं था कि मतलब वो सोसाइटी और रिलीजन दोनों को बदलना चाह रहे थे फॉर द बेटरमेंट, नहीं था कि उनको सिर्फ और सिर्फ रिलीजन में बदलाव चाहिए था। रिफॉर्मर्स सच एज राम मोहन रॉय बंगाल के, गोपाल हरि देशमुख महाराष्ट्र के, वीरे सिंगरम आंध्र प्रदेश के sought religious reforms to achieve social improvement and political progress। ठीक है, तो इन लोगों ने क्या किया कि इन्होंने रिलीजियस रिफॉर्म्स को इसलिए अचीव करना चाहा ताकि सोशल इंप्रूवमेंट हो सके और पॉलिटिकल प्रोग्रेस हो सके। ठीक है, इनका पर्सपेक्टिव जो है वो हाईलाइट करता है क्लोज लिंक बिटवीन रिलीजन एंड सोसाइटी। ये जो इनका पर्सपेक्टिव है कि अगर हम लोग धर्म को बदलें, मतलब सही तरीके से बदलें, तो सोसाइटी अपने आप एलिवेट होती चली जाएगी। ठीक है, ये हाईलाइट करता है कि किस तरह से धर्म और समाज आपस में जुड़े हुए हैं। यूजिंग रिलीजियस प्रिंसिपल्स ऑफ चैलेंज एंड ट्रांसफॉर्म सोशल इंस्टीट्यूशंस, ताकि जो सोशल रिलीजियस प्रिंसिपल्स हैं के चैलेंजेस हैं उनको ट्रांसफॉर्म किया जा सके सोशल इंस्टीट्यूशन में। जैसे कि एग्जाम्पल, Keshup Chandra Sen of Brahma Samaj reinterpreted the idea of unity of God and brotherhood of humanity to attack caste distinctions। तो केशव चंद्र सेन जो है वो क्या करते हैं कि वो ब्रह्मो समाज में इस आइडिया को पुश करने की, मतलब प्रेज करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से यूनिटी ऑफ गॉड एंड ब्रदरहुड ऑफ ह्यूमैनिटी कितना ज़रूरी है, और इस कास्ट डिस्टिंक्शन को वो बेसिकली इससे हटाना चाह रहे थे, दूर करना चाह रहे थे। द की सोशल इशूज एड्रेस्ड इंक्लूडेड, तो जो की सोशल इशूज थे वो क्या क्या थे? की सोशल इशूज थे वो क्या क्या थे? वुमेन्स एंसिपेशन, मतलब कि यहाँ पे जैसे कैंपेन्स हुए सती के अगेंस्ट हुए, फीमेल इन्फेंटिसाइड, मतलब कि जब अगर कोई बच्ची होती है तो उसको मार दिया जाता है इन्फेंसी में ही, चाइल्ड मैरिज मतलब कि बाल विवाह, इन्फोर्स्ड विडोहुड। ठीक है, तो कास्ट रिफॉर्म्स, एक तो वुमेन एंसिपेशन हो गया, ठीक है, औरतों की स्थिति सुधारना चाह रहे थे। देन कास्ट रिफॉर्म्स, एफर्ट्स टू रिड्यूस कास्टिज्म एंड अनटचेबिलिटी। ठीक है, अनटचेबिलिटी शायद आपको पता होगा कि ऐसे कुछ समाज के तबकों को उन्होंने डिसाइड कर दिया था कि ये लोग अनटचेबल्स हैं, इनको टच करोगे तो तुम अशुद्ध हो जाओगे। तो इस तरह के कास्टिज्म को और अनटचेबिलिटी वाले सिस्टम को दूर करने की कोशिश की।
एजुकेशन, ठीक है, रिफॉर्मेशन ऑफ मॉडर्न प्रमोशन ऑफ मॉडर्न लर्निंग टू स्प्रेड इनलाइटमेंट, ठीक है, मतलब कि जो मॉडर्न लर्निंग आ रही थी ब्रिटिशर्स के साथ उसको इन्होंने प्रेज किया ताकि इनलाइटमेंट अच्छे से स्प्रेड हो सके। इन द रिलीजियस फेयर रिफॉर्मर्स टारगेटेड, तो रिलीजियस फेयर में मतलब कि धार्मिक तरीके से देखा जाए तो किस चीज को उन्होंने टारगेट किया रिफॉर्मर्स ने, उन्होंने आइडोलट्री मतलब कि मूर्ति की पूजा करने को, बहुत सारे भगवानों की पूजा करने को, सुपरस्टिशंस मतलब कि जैसे कि अपने जो नेल्स हैं वो तुम सैटरडे को मत काटो, तुम अगर ये करोगे तो तुम ग्रहण के समय खाना खाओगे तो तुमको ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो इस तरह के सुपरस्टिशंस को दूर करने की कोशिश की। और प्रीस्टली एक्सप्लॉइटेशन, जैसे कि जो कुछ प्रीस्ट्स हैं जो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं दूसरे लोगों को, इन सारी चीज़ों से को रिफॉर्म करने की कोशिश की। दीज मूवमेंट्स कंबाइंड रिलीजियस री इंटरप्रिटेशन विद सोशल रिफॉर्म एमिंग एट द रीजनरेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी, ठीक है। मेथड्स ऑफ रिफॉर्म, in the attempt of reform the social religious practices several methods were adopted, ठीक है। तो रिफॉर्म्स करने के लिए, सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म्स करने के लिए बहुत सारे सेवरल मेथड्स को अडॉप्ट किया गया। 4 मेजर ट्रेंड्स आउट ऑफ दीज आर एज फॉलोज, तो 4 जो मेजर तरीके थे वो कुछ इस तरह थे। रिफॉर्म फ्रॉम विद इन, मतलब खुद के अंदर तुम पहले बदलाव लाओ। इनिशिएटेड बाय राजा राम मोहन रॉय एंड फॉलोड बाय अदर्स, दिस मेथड एम्फसाइज्ड दैट इफेक्टिव रिफॉर्म मस्ट इमर्ज इंटरनली फ्रॉम सोसाइटी, ठीक है। तो राजा राम मोहन राय का कहना था और उनके जो फॉलोअर्स थे उनका कहना था कि सबसे पहले जो इफेक्टिव रिफॉर्म होगा वो होगा कि खुद में तुम पहले बदलाव लाओ। ये इट रिलाइड ऑन अवेयरनेस बिल्डिंग थ्रू ट्रैक्ट्स, डिबेट्स एंड कैंपेन्स, ठीक है। तो ये जो अवेयरनेस बिल्डिंग थी वो कैसे अचीव करवाते थे लोगों को, वो क्या करते थे, वो डिबेट्स करवाते थे, कैंपेन्स चलाते थे, ठीक है। राजा राम मोहन्स फाइट अगेंस्ट सती, विद्यासागर्स एडवोकेसी फॉर विडो मैरिज, BM मालबारीज एफर्ट्स ऑन एज ऑफ कंसेंट, तो इन तीनों ने एक बहुत बड़े माइलस्टोन को अचीव करने की नींव रखी और इसको अचीव भी किया। कैसे, तो विद्यासागर ने क्या किया कि विद्यासागर ने एडवोकेसी की, वो चाहते थे कि जिस तरह से मेन आर फ्री टू री मैरी अगेन उसी तरह से वुमेन शुड ऑल्सो बी फ्री टू री मैरी अगेन, तो इसलिए इन्होंने विडो री मैरिज को बहुत प्रमोट किया। BM मालाबारी के का एफर्ट रहा कि वो एज का एक कंसेंट लाए, मतलब कि मैरिज का एक एज हो, ऐसा नहीं कि किसी भी बच्ची की शादी हो जाए, ठीक है। और राजा राम मोहन राय ने सती के लिए बहुत एफर्ट डाले कि सती प्रथा जो है वो बंद हो, ठीक है। रिफॉर्म थ्रू लेजिस्लेशन, लीडर लाइक केशव चंद्र सेन MG, रिफॉर्म जो है लेजिस्लेशन के थ्रू मतलब कानून के थ्रू आए, जिसमें कि केशव चंद्र सेन जैसे लीडर्स ने बहुत बड़ी मदद की। Now, MG Ranade and Veere Singalam argued that reform required state intervention. इन लोगों ने ये कहा कि स्टेट को इंटरवीन करना पड़ेगा इन सारे रिफॉर्म्स को कंटिन्यू रखने के लिए और लीगल साबित करने के लिए। थ्रू लॉज ऑन विडो मैरिज, सिविल मैरिज एंड एज ऑफ कंसेंट, इन्होंने इसको लॉ बनाने के लिए अपना योगदान दिया। However, this approach faced limitations as British legislative action was guided by colonial interests and legal challenges lacked wide social acceptance, ठीक है। तो ये जो लीगल अप्रोच थी इसने बहुत सारे लिमिटेशंस फेस किए। क्यों? क्योंकि जो ब्रिटिश लेजिस्लेटिव थी वो ऐसा नहीं था कि वो हमारा भला ही चाहते थे, उनको जो अपने लिए ठीक लगता था कि हाँ अगर इस चीज़ से हमारा फ़ायदा हो रहा है तो वो उस कॉलोनियल इंटरेस्ट को फॉलो करते थे, अदरवाइज वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। इसके अलावा जो सोसाइटी भी थी वो भी इन सारी चीज़ों को अचानक से एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं थी। Reform through symbol of change, represented by radical young Bengal such as Ram Gopal Ghosh, Dakshina Ranjan Mukherjee and Krishna Mohan Banerjee. This stream rejected tradition and advocated rationalism inspired by Western thoughts. तो कुछ यंग बंगाल यूथ ने क्या किया, जैसे कि राम गोपाल घोष और मुखर्जी और बैनर्जी जैसे लोगों ने क्या किया कि इन्होंने ट्रेडिशनल आइडियाज़ को रिजेक्ट किया और एडवोकेट किया, किसके लिए, जो वेस्टर्न थॉट्स थे उनको एडवोकेट किया, ठीक है। वाइल इंटेलेक्चुअली बोल्ड इट फेल्ड टू रेजोनेट विद सोसाइटी सिंस इट इग्नोर्ड इंडियाज कल्चरल ट्रेडिशंस एंड अपीयर टू रेडिकल फॉर इमर्जिंग मिडिल क्लास, ठीक है।
लेकिन इनका जो आइडिया था वो समवॉट फेल हो जाता है, क्योंकि इनका आइडिया थोड़ा ज़्यादा ही रैडिकल था और इंडियन मिडिल क्लास सोसाइटी जो थी इसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं थी। रिफॉर्म थ्रू सोशल वर्क, ठीक है। रिफॉर्मर्स लाइक ईश्वर चंद्र विद्यासागर, द आर्य समाज एंड द रामकृष्ण मिशन कंबाइंड आइडियाज विद प्रैक्टिकल सोशल सर्विस। तो ये तो डायरेक्टली चेंज करने की इन्होंने कोशिश की, राम गोपाल घोष और मुखर्जी और बैनर्जी ने, तो ये आइडिया समवॉट फेल हो गया। लेकिन जो आइडियाज़ चले वो आइडियाज़ कैसे थे, जैसे कि जो सोशल वर्क के थ्रू आइडियाज़ चल रहे थे, लाइक ईश्वर चंद्र विद्यासागर, आर्य समाज और रामकृष्ण मिशन जैसे जो लोग थे जो सोशल प्रैक्टिसेस के साथ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे, ये आइडियाज़ जो थे वो चले। विद्यासागर ने पर्सनली डेडिकेट किया अपने लाइफ को टू विडो री मैरिज, वाइल आर्य समाज एंड रामकृष्ण मिशन स्प्रेड रिफॉर्मिस्ट आइडियाज थ्रू कम्युनिटी वर्क, ठीक है। तो विद्यासागर ने पर्सनली अपना जो लाइफ है वो विडो री मैरिज के लिए पूरी तरह से डेडिकेट कर दिया, और आर्य समाज और रामकृष्ण मिशन जो थे उन्होंने रिफॉर्मिस्ट आइडियोलॉजीज को कम्युनिटी तक पहुंचाया। येट देयर इम्पैक्ट वाज लिमिटेड, अब पर भी इनका जो इम्पैक्ट था वो लिमिटेड ही था, सिंस ब्रॉडर सोशल एंड स्ट्रक्चरल कॉन्स्ट्रेंट्स ऑफ कॉलोनियल इंडिया रिस्ट्रिक्टेड ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस, ठीक है। क्यों ये चेंजेस लिमिटेड रहे, क्योंकि जो सोशल स्ट्रक्चर है, जो कंस्ट्रेंट्स है, वो बहुत ज़्यादा बड़े हुआ करते थे। ओवरऑल ये जो सारे डाइवर्स अप्रोचेस रहे, अवेयरनेस रहा लेजिस्लेशन का, रेडिकल रैशनलिज्म रहा, इनकी वजह से सोशल वर्क हुआ कलेक्टिवली, और ये सारी चीज़ें शेप होती गई 19th सेंचुरी रिफॉर्म के बाद से। डिस्पाइट देयर लिमिटेशंस दे फॉस्टर्ड कल्चरल रीजनरेशन, सोशल अवेयरनेस एंड द ग्राउंड वर्क फॉर मॉडर्न इंडियन रिफॉर्मिस्ट थॉट, ठीक है। तो इन सारे लिमिटेशंस की वजह से जो कुछ भी रहा, जैसा भी रहा, लेकिन इन सारी चीज़ों ने, इन रिफॉर्म्स ने, इन लोगों ने बेस रेडी करके दे दिया, जिसकी वजह से मॉडर्न इंडियन रिफॉर्मिस्ट जो हैं वो अपना काम आगे बढ़ा पाए, ठीक है। आइडियाज़, two important ideas which influenced the leaders and movements were rationalism and religious universalism. Rationalism का क्या मतलब है? The reformers adopted a rationalist critique of social religious practices, like members of Brahmo Samaj, the Young Bengal group, and thinkers like Akshay Kumar Dutt emphasized that all social natural phenomenon could be explained by reason and scientific analysis rather than just faith, ठीक है। तो रैशनलिज्म का मतलब ये कि सोच समझ के काम करो, तुम्हारी उसमें कुछ रीजनिंग होनी चाहिए। तो कुछ रिफॉर्मर्स थे जैसे कि उन्होंने रैशनलिस्ट क्रिटिक अपनाया, मतलब रीजन देने की कोशिश की, कारण देने की कोशिश की, अच्छा और बुरा। उन्होंने कहा कि जैसे कि जो मेंबर्स थे ब्रह्मो समाज के, यंग बंगाल ग्रुप के, और कुछ थिंकर्स जैसे कि अक्षय कुमार दत्त थे, इन्होंने सोशल एंड नेचुरल फेनोमेनन को एक्सप्लेन करने की कोशिश की हर रीज़न के साथ। जस्ट तुम अंधा विश्वास मत करो किसी पे, जानो कि क्या कारण है ऐसा करने का। प्रैक्टिसेस लाइक सती, चाइल्ड मैरिज एंड पॉलीगमी वर इवैल्यूएटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोशल यूटिलिटी एंड हार्मफुल इफेक्ट्स, नॉट मेयरली बाय स्पिरिचुअल सैंक्शन, ठीक है। तो जैसे कि जो प्रैक्टिसेस थी सती की, क्यों कर रहे हो सती, चाइल्ड मैरिज क्यों कर रहे हो, एक से ज़्यादा विवाह क्यों कर रहे हो, तो इन सारी चीज़ों को इवैल्यूएट करने की कोशिश की गई। जस्ट अंधा भरोसा करने से नहीं सिखाया गया, और इस चीज़ को प्रेज किया गया कि आप बस हार्मफुल इफेक्ट्स देखो, सॉरी फॉर दैट लाइन। देखो, इसका कहने का मतलब ये है कि क्या उसकी ज़रूरत है वो समझो, क्या इससे बुराइयां हो रही हैं ये देखो। अब इसका एक एग्जांपल है, जैसे कि अक्षय कुमार ने यूज्ड मेडिकल एविडेंस अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज। उन्होंने मेडिकल एविडेंस यूज़ किए कि चाइल्ड मैरिज करने से क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं। सिमिलरली इन महाराष्ट्र, रिफॉर्मर्स लाइक गोपाल हरि देशमुख, इन्होंने क्या किया कि रिलीजन अपोज रिफॉर्म्स, द रिलीजन इटसेल्फ मस्ट चेंज एज स्पिरिचुअल अथॉरिटी वाज नॉट नेसेसरी रेलेवेंट टू मॉडर्न सोसाइटी। इन्होंने कहा कि धर्म को बदलना पड़ेगा। क्यों बदलना पड़ेगा? क्योंकि ये आज के समाज के साथ अलाइन नहीं कर रहा है, उनकी रिक्वायरमेंट्स को मीट नहीं कर रहा है। Rationalist influence जो था was also visible in Aligarh movement, where Sir Syed Ahmed Khan sought to reconcile Islam with needs of modern age, arguing that religion must adapt to ensure social progress, ठीक है। तो जो रैशनलिस्ट इन्फ्लुएंस था वो अलीगढ़ मूवमेंट में भी देखने को मिला, जहाँ पे सर सैयद अहमद खान जैसे लोगों ने इस चीज़ पे एम्फेसाइज किया कि मॉडर्न एज का जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हमारे को चलना पड़ेगा, सोशल प्रोग्रेसेस हम लोगों को करनी पड़ेगी।
रिलीजियस यूनिवर्सलिज्म, इसमें देखते हैं क्या है। अलॉन्गसाइड रैशनलिज्म, मतलब कि रैशनलिज्म के साथ साथ अनदर इंपॉर्टेंट ट्रेंड जो है यूनिवर्सलिज्म का वो चल रहा था, विच एम्फसाइज द यूनिटी ऑफ गॉड, जहाँ पे भगवान की एकता को प्रमोट किया गया और एसेंशियल सिमिलैरिटीज जो कि सारे रिलीजन में होनी चाहिए उस चीज़ को प्रमोट किया। राजा राम मोहन रॉय considered all religion as expression of universal theism, combining the monotheism of the Vedas with the unitarianism of Christianity, while rejecting polytheism and trinitarianism. राजा राम मोहन राय ने एक्सप्रेस किया कि जितने भी धर्म हैं सबको रिलीजियसली मतलब समझो, उनको रिस्पेक्ट करो, उनका जो आइडिया है उस चीज़ को समझने की कोशिश करो। उन्होंने क्या किया कि मोनोथेइज्म मतलब कि एक भगवान पे विश्वास रखो, वेद पे विश्वास रखो, और क्रिश्चियनिटी के भी उन्होंने यूनिटी वाले एस्पेक्ट को प्रेज किया। लेकिन उन्होंने पोलोथेइज्म मतलब कि बहुत सारे भगवानों की पूजा करने को, और जो क्रिश्चियनिटी का ये बिलीफ है तीन सेक्ट्स वाला नहीं, तीन ये वाला कि फादर, होली फादर, देन होली स्पिरिट एंड द बॉडी, समथिंग लाइक दैट, तो उन सारी चीज़ों को, उन आइडियाज़ को इन्होंने रिजेक्ट किया। सैयद अहमद खान इकोड दिस बाय टीचिंग दैट ऑल प्रोफिट्स कन्वेड द सेम फेथ। तो सैयद अहमद खान कहते हैं कि जितने भी प्रोफिट्स रहे हैं उन्होंने सबने एक फेथ को प्रेज करने की कोशिश की है। केशव चंद्र सेन ऑफ नव विधान ग्रुप एडवांस्ड दिस फर्दर, डिक्लेयरिंग दैट ऑल रिलीजन्स वर इक्वली ट्रू। ठीक है, तो केशव चंद्र ने नव विधान ग्रुप के साथ मिलकर के इस चीज़ को प्रमोट करने की कोशिश की, जो सारे धर्म हैं वो एक समान है। द यूनिवर्सलिस्ट आउटलुक इन्फ्लुएंस्ड द सोशल एंड पॉलिटिकल बिहेवियर ऑफ रिफॉर्मर्स। ठीक है, तो यूनिवर्सलिस्ट आउटलुक जो था वो सोशल और पॉलिटिकल बिहेवियर दिखा रहा था किनका, रिफॉर्मर्स का। राम मोहन रिस्पेक्टेड मुस्लिम इन लीगल प्रैक्टिसेस, विद्यासागर वर्कड फॉर ऑल कम्युनिटीज विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, एंड इवन बंकिम चंद्र चैटर्जी emphasized धर्म ओवर सेक्टेरियन आइडेंटिटी। देखो, राजा राम मोहन राय ने मुस्लिम लीगल प्रैक्टिसेस को भी रिस्पेक्ट दी। इसके अलावा विद्यासागर ने हर एक कास्ट की, हर एक रिलीजन की वुमेन के लिए डिस्क्रिमिनेशन जो हो रहा था उनके अगेंस्ट, उनके लिए काम किया। बंकिम चंद्र चैटर्जी ने क्या किया कि एम्फेसाइज किया कि जो धर्म है, जो तुम्हारा रिलीजन है, वो तुम्हारे इंडिविजुअलिटी के ऊपर नहीं है। However, universalist trend weakened later in 19th century, लेकिन जो universalist trend था वो 19th century में वीक पड़ने लगता है, confronted by colonial culture and ideology. Universalism gradually gave way to religious particularism, reflecting the growing influence of communal identities. ये जो चीज़ें हैं, जैसे कि अब यहाँ पे तो अभी क्या हो रहा है यूनिवर्सलिज्म में कि सारे के सारे जो सेक्ट्स हैं, धर्म है, उनको रिस्पेक्ट करके किया जा रहा है, सबको साथ में लेकर के चला जा रहा है। लेकिन ये सारी चीज़ें जो है ये कमज़ोर पड़ने लगती हैं कब, 19th सेंचुरी में। और क्या इन सब के बीच में आ जा रहा है, कम्यूनल आइडेंटिटीज़ आ रही है कि मैं तो इस कास्ट से बिलोंग करता हूँ, मेरा धर्म ये है, मेरा धर्म ये है। ठीक है, सिग्निफिकेंस। The 19th century reform movement were vital in shaping modern India. तो 19th century में जो रिफॉर्म्स होते हैं वो आज के मॉडर्न समाज को शेप करने में सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या एम करते हैं कि सोशल डेमोक्रेटाइजेशन हो, रिमूवल ऑफ सुपरस्टिशन हो, वुमेन अपलिफ्टमेंट हो, और स्प्रेड ऑफ एजुकेशन हो। ठीक है, अमंग मुस्लिम्स द अलीगढ़ मूवमेंट, सर सैयद अहमद खान प्रमोटेड वेस्टर्न एजुकेशन, लिबरल कुरानिक इंटरप्रिटेशन, विडो मैरिज एंड अपोज्ड पॉलीगमी, while the Ahmadiyya movement, Mirza Ghulam Ahmad rejected jihad and encouraged harmony and modern values. ठीक है, देखो यहाँ पे इतने सारे रिफॉर्मर्स हैं ना, और इन्होंने इतने अच्छे अच्छे काम किए हैं कि मैं किन पे वीडियो बनाऊँ, कभी कभी मुझे समझ नहीं आता कितनी मैं रिसर्च करूँ। तो ठीक है, आई विल ट्राई टू मेक सम वीडियोज़ ऑन इट। इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड, चेक करना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कुछ ना कुछ तो ज़रूर मिलेगा। नाउ देखो, जो अलीगढ़ मूवमेंट है इसमें सर सैयद अहमद खान प्रमोट करते हैं वेस्टर्न आइडियोलॉजी को, और कहते हैं कि कुरान का जो लिबरल इंटरप्रिटेशन है उसको अडॉप्ट करो, विडो रीमैरिज को प्रमोट करते हैं, अपोज करते हैं पॉलीगमी को, मतलब एक से ज़्यादा शादियाँ करने को। और अहमदिया मूवमेंट जो है वो ये कहता है कि जो जिहाद है उसको हम लोगों को इनकरेज नहीं करना चाहिए, और रिलीजियस हार्मनी को
इंकरेज करना चाहिए, मॉडर्न वैल्यूज को इंकरेज करना चाहिए। हिंदू रिफॉर्मर्स अटैक्ड आइडल्टरी, प्रीस्टली डोमिनेंस एंड कास्ट। जो हिंदू रिफॉर्मर्स थे उन्होंने मूर्ति पूजा को और फिर जो प्रीस्ट्स का जो डोमिनेंस था और कास्ट वैल्यूज को उन्होंने रिजेक्ट किया। वैल्यूज को नहीं, मतलब कास्ट बेस्ड जो डिस्क्रिमिनेशन होता था उसको रिजेक्ट किया। वाइल अर्ली ब्रह्मो क्रिटिक वर लिमिटेड ग्रुप्स लाइक आर्य समाज, प्रार्थना समाज एंड रामकृष्ण मिशन अपोज्ड कास्ट मोर फर्मली। ठीक है, तो उसके बाद फिर जो शुरुआती के ब्रह्मो समाज जैसे लोग थे उन्होंने वर लिमिटेड ग्रुप्स, मतलब कि एसेंस था इनका जो अपना चीज़ स्प्रेड करने का जो मीडियम था वो लिमिटेड था। जैसे कि आर्य समाज, प्रार्थना समाज और रामकृष्ण मिशन जो थे इन्होंने पूरी तरह से कास्ट को एकदम रिजेक्ट किया, फॉर्मली रिजेक्ट किया। रेडिकल लोअर कास्ट लीडर्स लाइक ज्योतिबा फूले एंड श्री नारायण गुरु डायरेक्टली डिमांडेड इट्स अबॉलिशन। और इन लोगों ने, ज्योतिबा फूले ने और श्री नारायण गुरु ने क्या किया कि पूरी तरह से इस आइडियोलॉजी को, कास्ट बेस्ड आइडियोलॉजी को रिजेक्ट करने की, अबॉलिश करने की डिमांड की। वुमेन एंसिपेशन वॉज सीन एज एसेंशियल फॉर सोशल प्रोग्रेस। तो वुमेन का स्ट्रांग होना, उनका इंटेलेक्चुअली स्ट्रांग होना सोशल प्रोग्रेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट देखा जाने लगा। हाईलाइटेड बाय केशव चंद्र सेन व्यू दैट नो सिविलाइजेशन कुड एडवांस विद व्हाइल वुमेन रिमेन इन इग्नोरेंट। तो केशव चंद्र ये कहते हैं कि कोई भी समाज फ्लॉरिश कर ही नहीं सकता है अगर उस समाज की जो औरतें हैं वो इग्नोरेंट रहेगी, उनको उन पे ध्यान नहीं दिया जाएगा, उनको एजुकेट नहीं किया जाएगा, उनको मार दिया जाएगा, कोई समाज जो है वो एडवांस नहीं कर पाएगा। ओवरऑल ये जो मूवमेंट्स थे फ्यूडल, रिप्लेस करते फ्यूडल वैल्यूज को विथ मॉडर्न रैशनल एंड एग्लिटेरियन आइडियाज, प्रिपेयरिंग द ग्राउंड फॉर इंडियाज ट्रांसफॉर्मेशन। तो ओवरऑल ये जो आइडियाज थे इनकी वजह से क्या होता है कि फ्यूडल वैल्यूज, मतलब कि जो पुराने समय की जो फ्यूडल वैल्यूज चलती आ रही थी उन पे उनको रिप्लेस किया जाता है मॉडर्न और रीजनिंग, मॉडर्न थॉट्स और रीजनिंग, मतलब कि रीजन के साथ, क्यों ऐसा कर रहे हो इसके साथ। वीकनेसेस एंड लिमिटेशंस। तो 19th सेंचुरी में जो रिफॉर्म मूवमेंट्स हुए ये एम तो करते थे सोशल, एजुकेशनल और मोर अपलिफ्टमेंट, बट इनके कुछ सेवरल लिमिटेशंस भी थे। मतलब ये अच्छा काम तो करना चाहते थे लेकिन इनके क्या लिमिटेशंस थे। दे वर लार्जली अर्बन एंड एलिटिस्ट, मतलब कि ये लोग शहरों में ये काम कर रहे थे और ये लोग अलीट लोग थे, मतलब ये लोग पैसे वाले लोग थे। मोस्ट कन्फाइंड टू द अपर कास्ट एंड क्लासेस। तो ये सारे जो लोग थे ये ज़्यादातर अपर क्लास के लोग थे और ये सारी चीज़ें जो चेंजेस हो रही थी ये अपर क्लासेस में हो रहे थे। एक्सेप्ट फॉर द आर्य समाज एंड सम लोअर कास्ट मूवमेंट्स। कुछ यहाँ पे अपवाद भी हैं, जैसे कि ज्योतिबा फूले जो थे वो लोअर कास्ट मूवमेंट चला रहे थे, आर्य समाज जो था वो लोअर कास्ट और रूरल जगहों पे भी ध्यान दे रहे थे। दे हैड लिटिल इम्पैक्ट ऑन मासेस। इनका जो इम्पैक्ट था वो बड़ी भीड़ पे बहुत कम था। फॉर एग्जाम्पल जो ब्रह्मो समाज था वो फोकस करता है कि भद्रलोक इन बंगाल एंड अलीगढ़ मूवमेंट एड्रेसेस मेनली द नीड्स ऑफ मुस्लिम एलिट्स। ठीक है, तो जैसे ब्रह्मो समाज था वो भद्रलोक पे फोकस करता है, इसके अलावा जो अलीगढ़ मूवमेंट था वो भी सिर्फ और सिर्फ अलीट मुस्लिम्स के ही नीड्स पे फोकस करता है। अनदर जो वीकनेस थी वो था कि परसेप्शन ऑफ ब्रिटिश रूल। Reformers often saw it as God-sent and progressive, believing it would modernize India along the line of 19th century Britain. While they accurately identified social and religious problems, they failed to recognize the exploitative and oppressive nature of colonial rule, thus overlooking its political dimension. ठीक है, एक और जो वीकनेस था वो ब्रिटिशर्स का परसेप्शन एक वीकनेस था। क्या उनका परसेप्शन था कि उनको भगवान ने भेजा है, वाइट्स मैन बर्डन है कि वो जाकर के दुनिया में सब कुछ ठीक करें, लेकिन वो क्या करते थे कि वो ये सारी चीज़ें तो पॉइंट कर रहे हैं कि यहाँ पे क्या क्या दिक्कतें हैं, लेकिन जो वो अपने कॉलोनियल रूल के साथ जो एक्सप्लॉइटेटिव और एक ऑप्रेसिव नेचर लेकर के आ रहे हैं उस पर वो लोग ध्यान नहीं दे रहे थे, जिसकी वजह से अगर वो लोग कुछ अच्छा भी करना चाहें लेकिन उसमें उनका अगर इंटरेस्ट नहीं है अपना, तो वो या तो चीज़ों को आधा छोड़ देते थे या तो शुरू ही नहीं करते थे। ठीक है, तो ओके, तो हम लोगों ने सारे के सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है। अब सारे के सारे क्वेश्चन आंसर्स बचते हैं। एज यूजुअल आई वोंट बी एक्सप्लेनिंग द क्वेश्चन एंड आंसर्स। व्हाट यू गाइज कैन डू, you guys can pause the video and take the screenshot, otherwise you can also pause and write it down.
आप लोग यू गाइज कैन टेक द स्क्रीन शॉट और पॉज द वीडियो एंड राइट इट डाउन वॉट एवर सूट्स यू. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू गाइज वॉन्ट मी टू मेक एनी एक्सप्लेनेटरी वीडियो और any on any other subject, so feel free to comment down below. Otherwise, all the best for all of your examinations. Bye bye, all the best.